फैक्ट नंबर 1। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक 4 पैर वाला विशालकाय पक्षी देखा गया। यहाँ ग्रामीणों ने एक 4 पैर वाले विशालकाय पक्षी को देखा जिसके आकार और चाल ढाल ने सबको चौंका दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह पक्षी किसी शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, लेकिन इसके 2 आकृतिक पैर उसके बेहद रहस्यमय बनाते हैं। कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई करीब 8 फुट तक थी और यह तेज झाड़ियों में गायब हो गया। वन विभाग की टीम ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी दुर्लभ या उत्परिवर्तित प्रजाति का नमूना हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे किसी जंगल के रक्षक पक्षी का रूप मान रहे हैं। फिलहाल यह रहस्यमय जीवन की तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। फैक्ट नंबर 2। हिरन और स्टारफिश के डीएनए से बना एक अनोखा जीव जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। एक चौंकाने वाली खोज में वैज्ञानिकों ने हैरान कर देने वाली एक खबर आई है, जिसमें हिरन और स्टारफिश के डीएनए को जोड़कर एक बिल्कुल नया और अनोखा जीव तैयार किया है। इस प्रयोग को समुद्री जीव विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे अनूठी उपलब्धि में से माना जा रहा है। यह जीव पानी और हवा दोनों में जीवित रह सकता है। इसके पंख हिरन जैसे हैं, जिससे यह उड़ान भर सकता है, और जबकि इसकी बाहरी बनावट और त्वचा स्टारफिश जैसी है, जिससे यह पानी में आसानी से तैर सकता है और अपनी खोई हुई अंगों को दोबारा उगा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीव पर्यावरण बदलावों के अनुकूल खुद को बेहद तेजी से ढाल लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से भविष्य के नए हाइब्रिड जीवों की रचना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस पर नैतिक और पर्यावरणीय बहस भी शुरू हो चुकी है। यह प्रयोग फिलहाल एक नियंत्रित लैब में चल रहा है और इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। फैक्ट नंबर 3। सन 1912 में इजी वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक वॉशर नामक एक वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया गया था। यह मशीन प्रारंभिक विद्युत चालित वॉशिंग मशीनों में से एक थी, जिसमें तांबे कॉपर का उपयोग एक मुख्य घटक के रूप में किया गया था। इसमें एक बड़ा तांबे का टब बेसिन होता था। तांबे का उपयोग शायद जंग लगने से बचने और पानी को गर्म करने की सुविधा के लिए किया गया था। हालांकि पानी को अलग से गर्म करके मशीन में डाला जाता था। यह मशीन बिजली से चलती थी। इसमें एक मोटर होती थी जो मशीन को शक्ति देती थी। कपड़े धोने के लिए इसमें 3 आंतरिक वैक्यूम कप लगे थे जो डूबते थे और घूमते थे। यह क्रियाविधि हाथ से कपड़े धोने वाले वॉश बोर्ड की तुलना में कपड़ों को धीरे से बेहतर तरीके से साफ करती थी। मशीन में आंतरिक क्रियाविधि को संचालित करने के लिए धातु की गियर का उपयोग किया जाता था। इसमें एक अंतर्निर्मित रिंग या निचोड़ने वाला उपकरण भी शामिल था, जिसका उपयोग धुले हुए कपड़ों से आंतरिक पानी निकालने के लिए किया जाता था ताकि उन्हें सुखाने के लिए लिटाया जा सके। मशीन में स्वयं कोई विशेष लाइट या प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह उस समय का सामान्य विद्युत चालित मशीन थी। यह मशीन सिरैक्यूज वॉशिंग मशीन कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई थी और 1912 में इसका पेटेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 4। टीपू सुल्तान की एक सोने की अंगूठी थी जिस पर देवनागरी लिपि में लिखा था। यह अंगूठी 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम में उनके मारे जाने के बाद उनके शरीर से बरामद हुई थी। इस अंगूठी को एक ब्रिटिश अधिकारी ने छीन लिया था। यह 2014 में नीलामी में लगभग यूरो 1.4 लाख में बिकी थी।
अंगूठी पर नाम देवनागरी लिपिक में लिखा था, जो एक मुस्लिम शासक द्वारा पहने जाने के कारण इसे विशेष बनाता है। श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने उनकी उंगली से यह अंगूठी निकाल ली थी। यह अंगूठी आर्थर वेलेस्ली के परिवार से रांगलान संग्रह में थी, जो बाद में नीलामी में गई और एक इनाम बोलीदात ने इसे खरीदा। यह अंगूठी टीपू सुल्तान के धार्मिक दृष्टिकोण पर बहस का विषय बनी रही है। कुछ का मानना है कि यह दर्शाता है कि वह हिंदू धर्म के प्रति थे, जबकि अन्य उन्हें एक कट्टर मुस्लिम शासक मानते हैं। अंगूठी की नीलामी के बाद कर्नाटक के कई इतिहासकारों और लोगों ने भारत सरकार से इसे वापस खरीदने और राज्य के संग्रहालयों में रखने की मांग की थी, ताकि यह आम जनता की नजरों से ओझल न हो। फैक्ट नंबर 5। फ्रांस के पेरिस में जहां पानी के एक बड़े पुल में तैरते चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरे धीरे धीरे अद्वितीय यादृच्छिक ध्वनि परिदृश्य बनाने के लिए टकराते हैं। इस स्थापना में पानी से भरा एक 18 मीटर व्यास का गोलाकार कुंड है। कुंड में सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे और प्लेटें तैरती रहती हैं और हल्की धारा के साथ हिलती रहती हैं। जब ये कटोरे बेतरतीब ढंग से टकराते हैं और आपस में मिलते हैं, तो इनसे हल्की घंटी जैसी मधुर ध्वनि निकलती है, जो प्रकृति में स्वतंत्रता, इच्छा और संयोग का प्रतीक है। कटोरे की टकराने जैसी आवाज अवधारणा को दर्शाती है, जिससे एक निरंतर परिवर्तनशील करने वाला ध्यानपूर्ण ध्वनि और दृश्य अनुभव निर्मित होता है। चीनी मिट्टी के प्लेट की आवाज को इन ऐतिहासिक अक्षर वास्तुकला के दृष्टि से अद्भुत जलीय स्थलों की ध्वनि या सौंदर्य बोध से जुड़ी एक कामात्मक अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। इसका सीधा संबंध क्लिनामेन स्थापना से है, जिसमें सचमुच एक आवाज या ध्वनि परिदृश्य बनाने के लिए एक कुंड में चीनी मिट्टी का उपयोग किया गया है। फैक्ट नंबर 6। दुनिया का सबसे बड़ा जीवाश्म मल मानव लॉयड बैंक क्रोपोलाइट का है, जो 1200 साल पुराना वाइकिंग युग का मल है। इसे सन 1972 में यॉर्क इंग्लैंड में एक निर्माण स्थल लॉयड बैंक की जगह पर लाया गया था। लगभग 20 सेंटीमीटर 8 इंच लंबा और 5 सेंटीमीटर 2 इंच चौड़ा है। यह 1972 में यॉर्क में लॉयड बैंक की शाखा के दौरान श्रमिकों को यह नमूना मिला है। इसकी लंबाई को देखकर पुराविदों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जीवाश्म मल माना है। इसे लॉयड बैंक क्रोपोलाइट नाम दिया है और इसका अध्ययन करने के लिए 3 टुकड़ों में काटा गया। यह अब यॉर्क के जोरविक वाइकिंग सेंटर में प्रदर्शित है और इसे एक बहुत मूल्य प्राथमिक अवशेष माना है। इसे क्रोपोलाइट के अध्ययन से वाइकिंग्स के आहार और स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। विश्लेषण से पता चला है कि इसे खाने वाले व्यक्ति ने मीट और रोटी खाई थी और उसके पेट में परजीवी कीड़े थे। इसे वैज्ञानिक क्राउन ज्वेल्स ने समान और अपूरणीय और बेशकीमती पुरातात्विक वस्तु मानते हैं।